जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। रणथंभौर के चौहानों की हम चर्चा कर रहे थे और पिछले वीडियो के अंदर हमने हमीरदेव चौहान और जलालुद्दीन खिलजी के मध्य जो भी संघर्ष हुआ था उसकी चर्चा कर ली थी। अब आज हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी की जो हम चर्चा करेंगे, इसको मैं पिछले वीडियो में कर सकता था, पर ये थोड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है तो मैंने सोचा इसका एक अलग से वीडियो बनाना चाहिए, तो मैंने इसका अलग से वीडियो बना दिया। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग कंटिन्यू कीजिए। चलते हैं, हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, सीधा टॉपिक पे आते हैं। हाँ, हेडिंग थी हमारी रणथंभौर के चौहान। रणथंभौर के चौहान थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना इसको। हमीरदेव चौहान, हमीरदेव चौहान जो रणथंभौर पे शासन कर रहा है इस वक्त, वर्सेस अलाउद्दीन खिलजी। ये कैसे समझ जाओगे अलाउद्दीन खिलजी, तो अलाउद्दीन खिलजी और हमीरदेव चौहान के संघर्ष की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों बात दरअसल ऐसी है कि जो हमीरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष हुआ था, उस संघर्ष के पहले हम उसके कारणों की चर्चा करेंगे कि जैसे क्या कारण हो गए थे जिस कारण से इन दोनों के मध्य संघर्ष हुआ। तो सबसे पहला जो कारण था जो अलाउद्दीन खिलजी का, वो ये था कि अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्यवादी विस्तार की धारणा रखता था। वो महत्वाकांक्षी शासक था। जब हम मध्य एशिया इंडिया का इतिहास पढ़ते हैं, मध्य भारत का इतिहास पढ़ते हैं, तो उस वक्त जब हम अलाउद्दीन खिलजी पढ़ते हैं तो उसकी बहुत सारी विशेषताओं में से एक विशेषता ये भी आती है कि वो पूरे विश्व को जीतने का सपना देखता है, परंतु उसका जो एक गुरु होता है उसके कहने पर वो, कि भाई गुरु ये कहता है कि विश्व को तो बाद में जीतना अलाउद्दीन, अभी तो पूरे भारत को जीत। ठीक है, तो वो फिर भारत को जीतने का प्रयास करता है। वो पूरा का पूरा इंस्पायर्ड होता है सिकंदर से, इस कारण से वो स्वयं को सिकंदर या साहनी की उपाधि देता है। तो अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी विस्तार की नीति रखता है। तो सबसे पहला जो कारण है वो यही है कि जो अलाउद्दीन खिलजी और हमीरदेव चौहान के संघर्ष के कारण थे, उस कारण के अंदर जो पहला कारण था वो क्या था, अलाउद्दीन खिलजी का महत्वाकांक्षी होना। महत्वाकांक्षी होना, ठीक है दोस्तों, पहली बात तो ये हो गई। अरे भाई महत्वाकांक्षी था तो किसी और ग्रुप को जीत देता, ये रणथंभौर को क्यों जीता, क्या दिक्कत आ गई थी रणथंभौर में ऐसी उसको। चलो आगे कारणों की बात करते हैं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट थी वो क्या था, जो रणथंभौर का जो किला था इसका अपना एक सामरिक महत्व था। सामरिक महत्व कैसे था ये समझना। जैसे दोस्तों यह है दिल्ली, अब दिल्ली से जब भी मालवा जाना होता था तो बीच में क्या आता था, रणथंभौर। मालवा से गुजरात जाना हो तो रणथंभौर, और गुजरात से पुणे दिल्ली जाना हो तो रणथंभौर। हालांकि रणथंभौर के साथ एक चित्तौड़ भी दुर्ग आएगा इसके अंदर। ये दोनों ही सामरिक महत्व के कारण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जीतना इनको। पर हम बात कर रहे हैं रणथंभौर दुर्ग की, इस कारण से मैं रणथंभौर दुर्ग पर फोकस करूंगा, तो चित्तौड़ पर आप इतना ध्यान मत देना भी। तो रणथंभौर का दुर्ग का क्या था, दूसरा एक सामरिक महत्व था। अरे भाई कोई दिल्ली का राजा है जिसने इस दुर्ग को जीत लिया तो उसको मालवा और गुजरात तक पहुंचना आसान होगा या नहीं होगा। इस कारण से दूसरा कारण था वो ये था, रणथंभौर का सामरिक महत्व। दूसरा कारण क्या हो गया, रणथंभौर का सामरिक महत्व। अब बात करते हैं भाई, सामरिक महत्व एक है एक कारण है, सामरिक महत्व तो और भी सारे किलों का होता है। फिर भाई चित्तौड़ पे क्यों आक्रमण करा, चित्तौड़ क्या दोस्तों, रणथंभौर पर ही क्यों आक्रमण करा। तो फिर बात करते हैं तीसरे कारण की। तीसरा कारण क्या था कि जो रणथंभौर है इसके ऊपर जलालुद्दीन खिलजी ने 2 बार आक्रमण किया था। हमने चर्चा की थी 1290 और 1292 के अंदर। ठीक है, तो अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हार का बदला लेना, अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हार का बदला लेना, तो ये हो गया तीसरा कारण। अब ये तीनों के तीनों जो कारण है ये इतने सफिशिएंट नहीं लगते हैं,
तो जो चौथा कारण है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो सबसे इंपॉर्टेंट कैसे है समझना दोस्तों। चौथा कारण ये है कि अलाउद्दीन का एक सेनापति था, मंगोल सेनापति। चलो उसको डायग्राम बना के मैं समझाता हूँ आपको, शायद डायग्राम बनाकर समझा से आपको थोड़ा और अच्छे समझ में आए। तो समझना, तीन चार जो अलाउद्दीन खिलजी के राजस्थान में अभियान होंगे, जैसे रणथंबोर हो गया, चित्तौड़ हो गया, जालोर हो गया और सिवाना हो गया, तो उन चारों की मैं चर्चा कर लेता हूं यहाँ पे, ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। देखो दोस्तों, ये है राजस्थान, ये क्या है, ये है हमारा प्यारा राजस्थान। राजस्थान के उत्तर में क्या पड़ेगी, दिल्ली, और दक्षिण में क्या है, गुजरात। क्या है, गुजरात। अब क्या होता है, दरअसल अलाउद्दीन खिलजी की सेना निकलती है गुजरात पर आक्रमण करने के लिए, और गुजरात में आक्रमण करती है तो ये राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में इसका जो पहली रियासत मिलती है वो मिलती है रणथंबोर। हालांकि रणथंबोर की रियासत इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। फिर ये सेना आगे बढ़ती है और आगे मिलता है इसको चित्तौड़। आगे क्या मिलता है इसको, चित्तौड़। चित्तौड़ के अंदर उस समय जिस राजा का शासन था उसका नाम था समर सिंह। ये समर सिंह वही है जिसको हमीरदेव चौहान युद्ध में हराता है। हमीरदेव चौहान जिसको युद्ध में रहता है वो समर सिंह था। तो उस वक्त समर सिंह का क्या था, चित्तौड़ पर शासन था। तो अलाउद्दीन की सेना जब चित्तौड़ से गुजरती है तो समर सिंह उन सेना को रोक करके कहता है कि तुम लोग मेरे खेत मतलब की जमीन से गुजरोगे। अब क्या होता है, सेना में कोई एक आदमी तो होता नहीं है जो रास्ते से गुजर जाए या पगडंडी से निकल जाए, सेना तो फिर पूरी पूरी साथ ही चलती है। तो समर सिंह कहता है कि तुम लोग मेरी जमीन से जाओगे तो मेरे खेतों से जाओगे और मेरे खेतों को नष्ट कर दोगे, मेरी फसलें खराब कर दोगे, बदले में तुम्हें कुछ मेरे को कर देना पड़ेगा, दंड देना पड़ेगा। सेना मना करती है कि ऐसा थोड़ी ना होता है, हम तो चुपचाप निकल जाएंगे यहाँ से। समर सिंह ने कह दिया कि नहीं, देख गुजरना है यहाँ से तो कर दे के जा। बात दरअसल ऐसी है। तो अलाउद्दीन की सेना से चित्तौड़ का जो शासक है समर सिंह, वो एक दंड वसूल करता है। दंड क्या है, कर है। शासक कौन है इस वक्त चित्तौड़ का, समर सिंह। और क्या वसूल करता है, ये दंड वसूल करता है। और वो दंड क्या है, चित्तौड़ से गुजरने का उपलक्ष्य में दंड देके जाओ। दंड का मतलब कर, ठीक है। तो समर सिंह क्या वसूल कर रहा है, कर वसूल कर रहा है। तो समर सिंह जो चित्तौड़ है वो भी अलाउद्दीन के दिमाग में आ गया कहीं ना कहीं। हालांकि और भी कारण थे चित्तौड़ पे आक्रमण करने के, मैं चर्चा करूंगा सब भी। अलाउद्दीन की सेना समर सिंह को कर देने के बाद में गुजरात पर जाती है और गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटती है। कौन से मंदिर को लूटती है, सोमनाथ मंदिर को लूटती है। और सोमनाथ मंदिर को लूटने के बाद पुणे वापस जाती है। ये जा रही है सेना, ये सेना जा रही है, सेना जा रही है। अब सेना वापस जा रही है, वापस से राजस्थान में प्रवेश करेगी। राजस्थान में अब उसका सामना हो रहा है जालोर से। किससे सामना हो रहा है, जालोर से। जालोर का उस समय जो शासक था उसका नाम था कान्नड़ देव। क्या नाम था उसका, कान्नड़ देव। कान्नड़ देव को जब पता चलता है कि भाई दिल्ली के सुल्तान है अलाउद्दीन खिलजी और उसकी सेना जालोर से गुजर रही है, अच्छा, और बदले में क्या लेके जा रही है, तो बदले में भाई सोमनाथ मंदिर को लूट करके उसका सारा धन लेके जा रही है। कान्नड़ देव को लगता है कि सोमनाथ मंदिर को लूट करके जा रही है और वो भी जालोर से जा रही है, और वो भी सूखी सूखी निकल जाएगी, ये तो संभव नहीं है। तो कान्नड़ देव क्या करता है, जो अलाउद्दीन सेना है इस पर आक्रमण कर देता है और इसकी सेना को लूट लेता है। मतलब कि जो लूट का माल लेके जा रही थी उस लूट के माल को भी लूट लेता है। क्या कर लेता है, कान्नड़ देव क्या करता है, जो अलाउद्दीन सेना थी इसके साथ लूटपाट कर लेता है। इसका जो माल था, जो सोमनाथ मंदिर से लेके जा रही थी उसको लूट लेता है। तो जालोर भी कहीं ना कहीं अलाउद्दीन खिलजी के दिमाग में चढ़ गया। आगे बढ़ते हैं। जैसे ही सेना चले, यहाँ से लूटने के बाद सेना आगे बढ़ती है और जालोर के थोड़ा सा आगे जाती है। थोड़ा सा आगे जाते ही अलाउद्दीन की सेना है उस सेना में फूट पड़ जाती है। फूट कैसे पड़ जाती है अलाउद्दीन की सेना में, अलाउद्दीन की सेना में फूट ऐसे पड़ जाती है कि जो अलाउद्दीन की सेना के जो सेनापति थे उन सेनापतियों में कौन कौन थे, देखो, एक तो था नुसरत खां, एक था उलूग खां, और इनके जो संघर्ष हो जाता है किससे हो जाता है, एक मंगोल सेनापति था, एक मंगोल सेनापति था जिसका नाम था मोहम्मद शाह। क्या नाम था, मोहम्मद शाह। क्या होता है, जो उलूग खां है वो मोहम्मद शाह को कहता है कि भाई सुन मेरी बात,
माल तो अपन लेके आते बहुत सारा, पर कानड़ देव लेके चला गया कुछ तो उसके अंदर। अब थोड़ा बहुत अपने पास में बचा है, तो जो बचा हुआ माल है उसका 1/5 भाग मेरे को दे दे। ठीक है। मोहम्मद शाह मना कर देता है कि तो कौन से माल की बात कर रहा है, मैं तेरे को फूटी कोड़ी नहीं दूं। और जब ऐसा करते हैं तो इनके बीच में क्या हो जाता है, आनाकानी हो जाती है और विद्रोह हो जाता है सेना के अंदर। मंगोल सेनापति जो थे वो एक तरफ हो जाते हैं, और जो बाकी के थे उलूग खान और के समर्थन में वो एक तरफ हो जाते हैं। अब मोहम्मद शाह क्या करता है, लूट का सारा माल लेकर के, यहाँ पे लिख लो आप, ये मोहम्मद शाह लिख लो। मोहम्मद शाह क्या करता है, लूट का सारा माल लेके कहाँ चला जाता है, रणथंबोर में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, रणथंबोर में चला जाता है। और रणथंबोर में जाकर के हमीर के पास पहुंच जाता है, और हमीर को कहता है कि गुरुजी बात दरअसल ऐसी है कि मैं हूँ सेनापति अलाउद्दीन की सेना में, पर क्या है, लूट का माल की बात करके हमारी लड़ाई हो गई थी और ये मेरी जान के पीछे पड़ गए। मैंने खून पसीने से इसको जीता है, और वो मेरे जो उलूग खां और नुसरत खां हैं, या मेरे से पैसे मांग रहे हैं, पर मेरे को अब जान से मारने की धमकी दे रहे। तो अब आप ही हो, मैंने सुना है आपके बारे में कि आप ऐसे हो जो शरणागत की रक्षा करते हो, तो मैं आपकी शरण में आऊंगा, मेरी रक्षा करो। हमीर शरणागत की रक्षा के लिए जाना जाता था, तो हमीर ने क्या किया, ठीक है मैं तेरे को रक्षा का वचन देता हूँ, और हमीर ने क्या कर दिया, रक्षा का वचन दे दिया। अब जब अलाउद्दीन बच्ची की सेना गिरते पड़ते दिल्ली पहुंचती है, तो अलाउद्दीन की सेना के लिए सच में दिल्ली दूर हो गई, दिल्ली दूर पड़ गई उनको तो। और जैसे ही अलाउद्दीन की सेना पहुंचती, तो अलाउद्दीन हाथ फैला दे, ला भाई ला फटाफट लिया और सारे हिसाब दे दो, क्या क्या करके आए तुम, क्या क्या जीत के आए। उलूग खान सर का सारा वृतांत बताते हैं कि क्या जीत के आए सर, क्या बताएं आपको गुरुजी। जाते ही तो समर सिंह ने हमसे कर ले लिया, उस कर की भरपाई हमने सोमनाथ मंदिर को लूट करके की। वापस आ रहे थे तो कानड़ देव ने हमको नहीं छोड़ा, कानड़ देव से बच के जाकर थोड़ा आ गया है, तो हमारा ही एक भाई था मोहम्मद शाह, वो लूट करके रणथंभौर के पास चला गया, मीर देव के पास में। और अब हम सही सलामत आ गए, वही बहुत बड़ी बात है। अलाउद्दीन को ये बात बहुत बुरी लगी, और अलाउद्दीन ने पता लगवाया कि कौन कौन से शासक है, पता करो। तो पता चला रणथंभौर में कौन इस टाइम पे, हमीर देव। हमीर देव रणथंभौर, तो अलाउद्दीन को चला हमीर देव नाम का राजा है जो है रणथंभौर का। समर सिंह है वो है चित्तौड़ का। कानड़ देव है वो है जालोर का। जालोर के दुर्ग की कुंजी कहते हैं इसको, सिवाना का दुर्ग कहते हैं। ठीक है। तो वो इसको तो फ्री में जीत लेगा सिवाना के दुर्ग को। तो ये जगह है और ये शासक है, तो अलाउद्दीन कहते हैं चलो ठीक है, सबसे पहले हम किस पे हमला करेंगे, रणथंबोर पे। तो जो चौथा कारण था सबसे इंपॉर्टेंट, वो ये था कि अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था, विद्रोही सेनापति, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को शरण देना। मोहम्मद शाह को शरण देना। तो ये चार कारण थे अलाउद्दीन खिलजी का हम्मीर देव चौहान से संघर्ष करने का। दोस्तों ये जो जानकारी है ये हमको हम्मीर महाकाव्य से मिलती है। ठीक है दोस्तों, कि सेना कहाँ विद्रोह करती है और हम्मीर देव के पास चला जाता है मोहम्मद शाह, जानकारी में कहाँ से मिलती है, हम्मीर महाकाव्य से मिलती है। एक ग्रंथ और है हम्मीर हट, एक ग्रंथ का नाम क्या है, हम्मीर हट। ये जो हम्मीर हट है ये हमको ये बताती है कि जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था मोहम्मद शाह, वो अलाउद्दीन खिलजी की जो प्रेमिका थी चिमना, उससे प्रेम करने लग जाता है और उसको लेकर के भाग जाता है। और कहाँ चला जाता है, हमीर देव के पास चला जाता है, और हमीर देव उसको शरण देता है। और अलाउद्दीन खिलजी जब वापस उनको मांगने आता है कि दोनों के दोनों अपराधी हैं, दोनों को मेरे हवाले कर दो, तो हमीर देव देने से मना कर देता है। और इस कारण से अलाउद्दीन खिलजी हमीर देव चौहान पे आक्रमण करता है। ये वाली जो जानकारी है वो हमें हमीर हट देता है, परंतु सिर्फ मोहम्मद शाह की जानकारी वो हमें हमीर महाकाव्य देता है। मोहम्मद शाह की जानकारी हमें सिर्फ कौन देता है, वो देता है हमीर महाकाव्य। ठीक है दोस्तों, तो ये कारण हो गए अलाउद्दीन खिलजी के रणबीर देव चौहान के ऊपर आक्रमण करने के। अब हम सीधा आक्रमण की बात करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लो, और मैं इसको रफ कर देता हूँ, पुश करके स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं।
अब बात करेंगे हम हिंदुवाट का युद्ध। हिंदुवाट का युद्ध कह लो, हिंदुवाट का प्रथम युद्ध कह लो, कुछ भी कह लो, एक ही बात। इसकी चर्चा करते हैं हम। सारी की सारी बात अलाउद्दीन खिलजी को पता चल गई। तो अलाउद्दीन खिलजी 1299 ईस्वी के अंदर अपने 3 जो सेनापति हैं, मुख्य सेनापति, जो अपने अपने क्षेत्र के धुरंधर हैं, उनको युद्ध के लिए भेजता है रणथंभौर पर। और वो कौन कौन होते हैं? एक का नाम होता है नुसरत खां, एक का नाम होता है उलूग खां, और एक का नाम होता है अलप खां। ठीक है, ये तीनों के तीनों क्या करते हैं, जाते हैं और जो बनास नदी है, उस बनास नदी के पास में अपना जो पड़ाव है वो पड़ाव डाल देते हैं और आसपास के क्षेत्रों में लूटपाट करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही ये जानकारी हम्मीरदेव चौहान को पता चलती है, तो हम्मीरदेव चौहान अपने 2 जो सेनापति है, योग्य सेनापति, एक का नाम होता है भीम सिंह और एक का नाम होता है धर्म सिंह, नोट डाउन कर लो। भीम सिंह और एक का नाम होता है धर्म सिंह। तो भीम सिंह और धर्म सिंह को युद्ध के लिए भेजता है हम्मीरदेव चौहान। ये जानकारी पता चलती है जब इन तीनों को, तो ये तीनों योजना बनाते हैं। और क्या योजना बनाते हैं कि उल्लूक खां और नुसरत खां ये तो ऑन द फील्ड के अंदर, फील्ड ग्राउंड के अंदर युद्ध करेंगे, और ये जो अलप खां है वो घाटी के अंदर, जो हिंदुवाट की घाटी है, उस घाटी के अंदर छुप के रहेगा। अगर जो क्षेत्र है, फील्ड है, उसके अंदर उल्लूक खां और नुसरत खां जीत जाता है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पर अगर वो नहीं जीत पाते और सेना वापस जाती है, तो चुपके से आक्रमण कर दे उनके ऊपर। ठीक है, तो क्या होता है, अलप खां तो हिंदुवाट घाटी के अंदर छुप जाता है, और नुसरत खां और उलूग खां का जो युद्ध होता है, सीधा युद्ध किससे होता है? धर्म सिंह और भीम सिंह से होता है। और कहते हैं कि जो धर्म सिंह भीम सिंह है, वो उलूग खां और नुसरत खां को बुरी तरह पराजित करते हैं। जो अलाउद्दीन खिलजी की सेना है, उसकी बहुत बुरी हार होती है। और हार होने के बाद में जो उलूग खां नुसरत खां है, वो मैदान छोड़ के वापस दिल्ली भाग जाते हैं। और दिल्ली भागने के बाद में जब हमीरदेव चौहान की सेना की विजयी हो जाती है, विजय होने के बाद जब अलाउद्दीन को, सॉरी, हमीरदेव चौहान की सेना वापस रणथंभौर दुर्ग में जा रही थी, पुनः रणथंभौर दुर्ग में जा रही थी सेना, तो आगे जो था, उस आगे जो सेना थी वो तो थी धर्म सिंह की, पीछे जो सेना थी वो थी भीम सिंह की। और जैसे ही हिंदुवाट घाटी के अंदर ये सेना प्रवेश करती है, तो धर्म सिंह की सेना तो निकल जाती है, और भीम सिंह की सेना पर आक्रमण कौन कर देता है? तो ये अलप खां आक्रमण कर देता है। भीम सिंह की सेना पर अलप खां आक्रमण कर देता है, और इस आक्रमण के अंदर जो भीम सिंह है वो मारा जाता है। इस आक्रमण के अंदर भीम सिंह मारा जाता है। तो ये हिंदुवाट का युद्ध है, जिसके अंदर हमीरदेव चौहान की जो सेना है उसकी विजयी हो रही है, और जो उसका एक योग्य सेनापति है जिसका नाम है भीम सिंह, वो वीरगति को प्राप्त हो जाता है। अब सुनना आगे की बात। जब धर्म सिंह किले के अंदर पहुंचता है, जब धर्म सिंह किले के अंदर पहुंचता है, तो हमीरदेव चौहान बोलता है कि भाई भीम सिंह कहाँ है? तो धर्म सिंह उसे पूरी बात बताता है कि गुरु जी, बात दरअसल ऐसी है कि हम तो आ रहे थे और हम तो जीत गए थे, उनको भगा दिया हमने, पर उनका एक सेनापति था लपका, जो झाड़ी में छुपा हुआ था, हमारा ध्यान था नहीं। मेरी टुकड़ी आगे थी, भीम सिंह की पीछे थी, मेरी टुकड़ी निकल गई तो पीछे उनकी टुकड़ी पर उसने आक्रमण कर दिया और भीम सिंह मारा गया। ये सुनकर हमीरदेव चौहान को बहुत गुस्सा आता है। हमीर लोग को बहुत गुस्सा आता है, हमीर को एक योग्य सेनापति चला गया, और इसका सारा जिम्मेदार हमीर सिंह किसको मानता है? धर्म सिंह को मानता है। और क्या कहता है कि तेरी वजह से हुआ है धर्म सिंह, अगर तू सही ढंग से चलता, तू अगर ध्यान रखता, तो आज भीम सिंह मारा नहीं जाता। ठीक है, गुस्से में क्या करता है, सबसे पहले तो सेनापति के पद से हटा देता है। धर्म सिंह क्या करता है, सेनापति के पद से हटा देता है, और इसकी आंखें और फुड़वा देता है, अंधा करवा देता है इसको, कि सेनापति के पद से हटाना तेरे को उचित नहीं है, तेरी आंखें और फुड़वाऊंगा मैं। तो धर्म सिंह की आंखें फुड़वा देता है, और इसकी जगह जो सेनापति नियुक्त करता है वो इसका भाई होता है, उस भाई का नाम होता है भोज। इस भोज को क्या करता है, सेनापति नियुक्त करता है। अब भोज सेनापति बन गया, भोज सेनापति बनते अगले दिन अपने ऑफिस में पहुंच गया, ऑफिस में पहुंचते पता करता, ला फाइलें लिया फटाफट, अपन राज्य की बात तो करें कि राज्य में क्या क्या चल रहा है और क्या क्या नहीं चल रहा। अब वो फाइलें देखता है, फाइलें देखता है तो पता चलता है कि अभी जस्ट एक युद्ध हुआ है रणथंभौर में, फसलें नष्ट हो चुकी है, अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। फाइलों का इतना सारा बोझ देख करके बोझ घबरा जाता है, और बोझ घबरा जाता है तो बोझ से व्यवस्था संभलती नहीं है। बोझ पहुंच जाता है वापस अमीर के पास में, और कह देता है कि सर मेरे बस की नहीं है, आपने फालतू ही मेरे को आईएएस बना दिया, मैं लायक कांस्टेबल की नहीं हूँ। अमीर को
गुस्सा आता है बहुत भयंकर, मैंने तेरे को राजा बनाया और तू सच में कर्मचारी के भी लायक नहीं है। तो भोज को क्या करता है, वो भगा देता है बाहर कि तू दफा हो जा यहाँ से, देख मत जाना मेरे को। भोज को तो भगाता भगाता है, इसके भाई होता है जिसका नाम है पृथ्वी सिंह। इसके भाई का क्या नाम था, पृथ्वी सिंह। इस पृथ्वी सिंह को भगा देता है। तो ये पृथ्वी सिंह और भोज क्या करते हैं कि अलाउद्दीन की शरण में चले जाते हैं दिल्ली के अंदर, और अलाउद्दीन को बोलते हैं कि तो आप ही शरण दे सकते हो, और अलाउद्दीन खिलजी इनको एक जागीर प्रदान करता है, जगरा की जागीर। कौन सी जागीर प्रदान करता है, जगरा की जागीर। अलाउद्दीन खिलजी को कौन सी जागीर प्रदान करता है, जगरा की जागीर प्रदान करता है। इसके जाने के बाद में हमीरदेव चौहान बिल्कुल हताश हो जाता है, बेबस हो जाता है, उसके पास योग्य लोग नहीं बचे थे। एक योग्य को उसने अंधा करवा दिया था, पर क्या करे। तो वो दोबारा क्या करता है, धर्म सिंह को सेनापति के पद पे नियुक्त करता है। लेकिन इस बार धर्म सिंह के मन में द्वेष है, गुस्सा है कि मैंने सही करते करते भी इसने मेरे को अंधा करवा दिया। ठीक है, तो धर्म सिंह गुस्सा होकर बैठा हुआ है। इसका बदला धर्म सिंह कैसे लेता है, तो जो रणथंभौर की जो जनता है, उन जनता पे बहुत सारे कर लगा देता है, और अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए सरकार कर लगाती है, तो ये कर लगा देता है बहुत सारे, और करों को जबरदस्ती वसूल भी करता है। कर को क्या करता है, बहुत जल्दी बहुत ज्यादा वसूल करता है। इससे क्या है, जनता में असंतोष फैल जाता है। अब जनता हमीरदेव चौहान के पास जाती है और कहती है कि सर बात दरअसल ऐसी है कि बहुत ज्यादा कर है और हम दे नहीं पा रहे हैं। पर हमीरदेव क्या करता है, राज्य की अर्थव्यवस्था थी जो चरमरा रही, कर लेना जरूरी था। धर्म सिंह के कहने पर ही हमीरदेव दंडनायक को नियुक्त करता है, जिसका नाम होता है रतिपाल। इसका नाम क्या होता है, रतिपाल। ये रतिपाल एक अयोग्य राजा था, अयोग्य सेनापति दंडनायक था, और पर क्या करे, योग्य लोग बचे नहीं थे, तो अयोग्य को ही नियुक्त करना पड़ेगा। जो पद है उसको भरे तो सही कम से कम। तो ये जो हिंदुवाद घाटी का युद्ध है, उसके बाद में जो परिवर्तन हुए, इसलिए हमीर को बहुत ज्यादा हानिकारक साबित होंगे आगे चल के। तो प्रथम युद्ध था हिंदुवाट का युद्ध। अब हम बात करें अगले युद्ध की, हिंदुवाट का द्वितीय युद्ध। यहीं पे लिख लो, हिंदुवाट का द्वितीय युद्ध। इसकी कहानी सुनना। अब क्या होता है, अलाउद्दीन दिल्ली के अंदर बैठा हुआ है, एक हार हुई है उसकी। मैंने जब हमीरदेव चौहान पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो मैंने कहा था उस वक्त दिग्विजय अभियान चलाया था इसने, जब ये शासन करता है। और दिग्विजय अभियान के अंदर ये जब युद्ध करते हुए जाता है, तो ये मांडलगढ़ से कर लेता है, और जो धारा नगरी है उस समय उस पर भोज नृत्य का अधिकार था, उस पर आक्रमण करता है और उसको हराता है। तो वो जो भोज है, वो भोज क्या करता है, दिल्ली पहुंच जाता है। भोज क्या करता है, दिल्ली पहुंच जाता है, और दिल्ली पहुंच करके अलाउद्दीन खिलजी को भड़काता है कि सिकंदर सानी, कैसे सिकंदर सानी हो तुम, युद्ध में हार गए हो और बैठे हुए हो, कैसे चलेगा ऐसे, युद्ध करो, वापस मुंह कराओ। अलाउद्दीन खिलजी तुर्की सेना भेजता है फिर से, इस बार बड़ी सेना भेजता है, इस बार और बड़ी सेना भेजता है हमीरदेव चौहान के रणथंभौर किले को जीतने के लिए, हमीरदेव चौहान को हराने के लिए। हमीरदेव चौहान भी इससे बड़ी सेना तैयार कर देता है। हमीरदेव चौहान युद्ध के अंदर अपने भाई वीरम हो गया, रतिपाल उसका दंडनायक, रणमल, जाज जाजदेव जागदेव और मोहम्मद शाह, जो जिसको शरण दी थी ना मोहम्मद शाह को, सेनापति जो था वो मोहम्मद शाह। इन पांच जो मुख्य मुख्य उसके लोग बचे हुए हैं, उनके साथ वो सेना देता है। हमीरदेव चौहान खुद की और तुर्की सेना से युद्ध करने के लिए भेज देता है, और जो परिणाम जैसा सोचा था वापस से वही परिणाम आता है। हमीरदेव चौहान की सेना अलाउद्दीन खिलजी की सेना को वापस से हरा देती है, और अलाउद्दीन खिलजी की सेना को दूसरी बार हार का सामना करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था अलाउद्दीन खिलजी और क्या कहते हैं, हमीरदेव चौहान का युद्ध, हिंदुवाट का द्वितीय युद्ध। इसको रफ कर देता हूँ, फिर मैं आगे की बात करूंगा। उलूग खां और नुसरत खां का आगे आना, मैं इसे रफ कर देता हूँ। अब क्या होता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी है, उसकी सेना हार जाती है, तो थोड़ा सा पीछे हट जाती है।
उस वक्त उलूग खां, नुसरत खां, वो दोनों के दोनों बैठ के विचार करते हैं कि यार जब जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था तो वो कम से कम एक दुर्ग तो जीत गया था, हम तो कुछ नहीं जीत पा रहे हैं। और वो दुर्ग कौन सा जीता था उसने? तो उसने जाहिन का दुर्ग जीता था। तो उलूग खां, नुसरत खां क्या करते हैं, इस बार अला जो रणथंभौर किले की कुंजी है जाहिन दुर्ग, उस पर आक्रमण करते हैं और उसको जीतते हैं। किस विचार से? कि ये कुंजी को जीत लेंगे तो ताला फिर आराम से खोल लेंगे हम। तो उलूग खां, नुसरत खां क्या करते हैं, उलूग खां और नुसरत खां कौन से दुर्ग को जीतते हैं? जाहिन दुर्ग की घेराबंदी करते हैं। जाहिन दुर्ग की घेराबंदी करते हैं और इस दुर्ग को क्या कर लेते हैं, इस दुर्ग को जीत लेते हैं। इस दुर्ग को जीतते वक्त चौहान सेना से क्या होता है, इन जो तुर्की सेना है इसका सामना होता है। और उस मुठभेड़ के अंदर जो नुसरत खां है, अलाउद्दीन का जो मुख्य सेनापति नुसरत खां, ये नुसरत खां मारा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है कि अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा जो सेनापति है वो मारा गया था, और नुसरत खां मारा गया था। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिख लेना। तो नुसरत खां क्या करता है, जाहिन दुर्ग के अधिकार के तरह ये मारा जाता है। ये खबर मिलती है अलाउद्दीन खिलजी को। किसको मिलती है? अलाउद्दीन खिलजी को। जाहिन दुर्ग के जीतने के बाद में सेना आगे बढ़ती है, सेना रुकती नहीं है, आगे बढ़ती है और कौन से दुर्ग को घेर लेती है? रणथंभौर। रणथंभौर दुर्ग को घेर लेती है। अलाउद्दीन खिलजी भी आ जाता है और इस बार अलाउद्दीन खिलजी स्वयं आता है। तो दोस्तों पहले जो युद्ध हो रहे हैं उसके अंदर अलाउद्दीन खिलजी नहीं आया है, उसकी सेना ने युद्ध किया है। लेकिन नुसरत खां जैसे ही मरता है तो अलाउद्दीन खिलजी स्वयं आता है युद्ध करने के लिए, और आते ही जो रणथंभौर दुर्ग है उसकी घेराबंदी कर लेता है। और घेराबंदी कर लेता है, पता कर लगवाता है कि भाई इस दुर्ग के अंदर से कोई तो लूप होल होगा, इस दुर्ग का कुछ तो कमी होगी, कोई भी 100% पूर्ण नहीं होता है, कुछ ना कुछ कमी तो होगी। तो उसे पता चलता है कि इस दुर्ग के दक्षिण के अंदर क्या है, बहुत बड़ी खाई है और सीधी दीवार है, वहां से क्या है कोई चढ़ नहीं सकता आक्रमणकारी, और वहां से क्या है, लोगों का ध्यान भी कमी है। अगर हम उधर से प्रयास करें तो हम इस दुर्ग पे चढ़ सकते हैं, पर महाराज की खाई है इतनी बड़ी, इतनी बड़ी खाई है, खाई को पार कैसे करेंगे? तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, बोरों के अंदर रेत भरवा के लाता है और उस खाई को भरना शुरू कर देता है। उस खाई को क्या करता है, खाई को भरना शुरू कर देता है। और खाई को जब वो भरना शुरू कर देता है और धीरे धीरे जैसे खाई को भरता है और दीवारों पर चढ़ने का प्रयास करता है, लेकिन जो हमीरदेव चौहान की जो सैनिक थे वो ऊपर से दीवारों पर से तेल डाला करते थे, और तेल डालने के बाद वो दीवार दीवार जो है वो उसमें फिसलन आया करती थी। तो अधिकतर सेना ऊपर नहीं चढ़ पाती थी, जो चढ़ते थे तो क्या है, दीवार में आग लगा दिया करते थे, जो सैनिक है वो पूरी तरह से ऊपर नहीं पहुंच पा रहे थे। लगातार यही काम चलता रहा तो अलाउद्दीन खिलजी को समझ में आ गया कि घेराबंदी लंबी चल रही है और दुर्ग को ऐसे जीतना तो इम्पॉसिबल है। अलाउद्दीन खिलजी समझदार व्यक्तियों में से था, वो ये मानता था कि जहां बल काम नहीं आया वहां छल काम में लिया जाना चाहिए। तो अलाउद्दीन खिलजी दुर्ग पे एक प्रस्ताव भेजता है संधि का, और कहता है कि मैं आपसे संधि करना चाहता हूँ। हमीरदेव चौहान को जब ये बात पता चलती है कि अलाउद्दीन खिलजी संधि करना चाहता है, तो हमीरदेव चौहान क्या करता है, अपना जो दंड नायक है रतिपाल, उसको भेजता है अलाउद्दीन खिलजी के पास में संधि के लिए। संधि के लिए किसको भेजता है? रतिपाल को। रतिपाल और अलाउद्दीन के बीच में संधि होती है। अलाउद्दीन खिलजी रतिपाल से पूछता है इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेता है? रतिपाल कहता है कि 2 वक्त की रोटी मैं कमा लेता हूँ। तो अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि 2 वक्त की रोटी कमा लेता है, कभी 4 वक्त की रोटी खाने का मन नहीं किया तेरा? रतिपाल को लगता है कि बात सही है, रोटी 4 वक्त भी खाई जा सकती है और जिंदगी है तो उसको अच्छे से जिए जाए। ये कहाँ लिखा है कि रोटी 2 वक्त ही खानी चाहिए? क्यों भाई, कहीं लिखा हुआ थोड़ी है कि रोटी 2 वक्त ही खानी चाहिए, रोटी तो 4 वक्त भी खा सकते हैं। तो रतिपाल ने कहा कि ये बात सही है, रोटी 4 वक्त खानी चाहिए, तो मैं कैसे खाऊं रोटी 4 वक्त? तो अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि तू मुझे किले के अंदर पहुंचा दे, मैं ये किला तेरे नाम कर दूंगा। रतिपाल को लगता है कि बात सही है, और रतिपाल इसकी संधि मान लेता है, और रतिपाल इस खुद के साथ में किसको और मिला लेता है? रणमल को मिला लेता है। रतिपाल रणमल क्या करते हैं, मिल जाते हैं। पश्चिमी जो सॉरी दक्षिणी जो दीवार थी उस उधर से रतिपाल क्या करता है, सैनिकों को हटा लेता है, और अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना है वो जो दक्षिणी की दीवार है वहां से सीधा ऊपर चढ़ जाती है और किले के अंदर घुस जाती है। ये बात जब हमीरदेव चौहान को पता चलती है कि जो किला है वो लगभग लगभग शत्रु से गिर चुका है, शत्रु किले के अंदर आ चुके हैं, तो हमीरदेव चौहान को केसरिया करने के अलावा और कोई उसके पास उपचार होता नहीं है। तो हमीरदेव चौहान के द्वारा क्या किया जाता है, केसरिया किया जाता है। क्या किया जाता है? केसरिया किया जाता है। 11 जुलाई 1301 की ये घटना है।
11 जुलाई 1301 की ये घटना है जिस दिन हम्मीरदेव चौहान केसरिया बाना पहन करके जो दुश्मन है, शत्रु है, आक्रमणकारी, उनके ऊपर टूट पड़ता है और युद्ध करता है, बहुत भयानक युद्ध करता है और युद्ध करते करते वो वीरगति को प्राप्त हो जाता है। हम्मीरदेव चौहान के द्वारा तो केसरिया किया जा रहा है और इसकी जो पत्नी है जिसका नाम है रंग देवी और एक पुत्री है जिसका नाम है देवल देवी, देवल दे, रंग देवी, देवल दे। इस देवल देवी का नाम पद्मला भी है और इन्होंने क्या किया, जल जोहर कर लिया। इसने तालाब में कूद करके जान दे दी, इन्होंने क्या कर लिया, जोहर कर लिया, जल जोहर। रंग देवी जो देवल देवी ने क्या कर लिया, जल जोहर कर लिया। और ये जो था ये राजस्थान का प्रथम साका है, ये राजस्थान प्लस रणथंभौर। रणथंभौर कौन सा का है, प्रथम साका। केसरिया कौन कर रहा है, हम्मीरदेव चौहान और उसकी पत्नी रंग देवी और देवल दे क्या कर रही है, जल जोहर कर रही है। ठीक है, किले पर क्या है, अधिकार हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी का। अब बारी आती है रतिपाल और रणमल की और मोहम्मद शाह की। तो मोहम्मद शाह को बंदी बना करके जब अलाउद्दीन खिलजी के समक्ष लाया जाता है तो अलाउद्दीन खिलजी को कहता है कि मोहम्मद शाह, मैं तेरे घाव भर दूंगा, तेरे घाव पे मलहम लगा दूंगा, तुझे बिल्कुल ठीक कर दूंगा, बदले में तू मेरे साथ क्या करेगा। तो मोहम्मद शाह का बड़ा अच्छा जवाब आता है। मोहम्मद शाह कहता है कि मैं दो काम करूंगा अलाउद्दीन। अच्छा, तो दो काम क्या करेगा, पहला तो जो हम्मीरदेव चौहान है उसके पुत्र को रणथंभौर के किले पर बिठाऊंगा, रणथंभौर किले का शासक बनाऊंगा उसको तो। अच्छा, और दूसरा दूसरा एक सबसे पहले तुझे मारूंगा। अलाउद्दीन को सुनकर इतना गुस्सा आता है कि तू मरा हुआ मेरे सामने पड़ा है, तू मुझे मारने की बात कर रहा है। अलाउद्दीन खिलजी हाथी लाकर हाथी से उसको कुचलवा देता है, मोहम्मद शाह को हाथी से कुचलवा देता है। परंतु उसकी जो इस बात से वो इतना ज्यादा प्रभावित होता है कि उसका अंतिम संस्कार करवाता है कि कैसा भी है और सच में इसमें साहस है तो ये अंतिम संस्कार तो डिजर्व करता है। तो इस तरह से किले के ऊपर क्या होता है, जो अलाउद्दीन खिलजी उसका अधिकार हो जाता है और अलाउद्दीन खिलजी रतिपाल को किला नहीं सौंपता है। ये जो किला सौंपता है, किला किसको सौंपता है, उल्लूग खां को सौंपता है। अलाउद्दीन खिलजी कहता है रतिपाल को कि जो हमीर जैसे योग्य राजा का नहीं हुआ तो मेरा क्या ही होगा। तो किला किसको सौंपता है, वो किला सौंपता है उल्लूग खां को, किला सौंपता है। तो इस प्रकार से राजस्थान का जो पहला साका है वो कंप्लीट होता है। रणथंभौर किले पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है, हम्मीरदेव चौहान वीरगति को प्राप्त होता है। 11 जुलाई 1301 की घटना है, राजस्थान का जो प्रथम साका जिसे हम कहेंगे वो 11 जुलाई 1301 ईस्वी का है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी अलाउद्दीन खिलजी वर्सेस हम्मीरदेव चौहान की युद्ध की जानकारी। मैं आशा करता हूँ लोगों को समझ में आई होगी। अब हम बात करेंगे अगले एक वीडियो में चौहानों की नई शाखा की। तब तक के लिए आप इसका रिवीजन कीजिए, पढ़िए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।